हे गाइस, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपको मैंने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा चुका है, पूरा हो चुका है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो आज नया स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, और इसमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो इसको आप पूरा देखिएगा वीडियो, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो जैव विविधता है, इसका सर्वप्रथम इंग्लिश जो दिया गया था वो डाइवर्सिटी नहीं दिया गया था स्टूडेंट। और ध्यान देंगे कि आजकल जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किस पर, शब्दों पर और सन पर आते हैं, और ये 1 या 2 नंबर का आता है। तो आप इस पर बहुत ही विशेष ध्यान देंगे कि शब्द जो दिया गया था जैव विविधता, और इसकी जो इंग्लिश वर्ड है ये दिया गया था किस सन में, किसके द्वारा, ये भी पेपर में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो जैव विविधता है इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है, जैसे कि आप लोग इसका इंग्लिश वर्ड जानते होंगे, डाइवर्सिटी। और जो डाइवर्सिटी था, इसके पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, इस जैव विविधता का जो इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर हम बात करें इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कि यह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रेमंड एफ दासमैन, ठीक है, रेमंड एफ दासमैन, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। और अगर आपसे पूछे किस सन में, तो ये दिया गया था 1968 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने किस बुक में दिया था, तो जो इनका पुस्तक यानी बुक था वो क्या था, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक में इन्होंने यानी रेमंड एफ दासमान ने जैव विविधता का इंग्लिश वर्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में दिया था, और इन्होंने अपने पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका इंग्लिश डाइवर्सिटी हो गया, बाद में जाकर के जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था इसका जो यहाँ पर लॉजिकल है ये हटा करके इसका इंग्लिश हो गया क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोडाइवर्सिटी था ये 2 वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो ये जो 2 वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो थे रोसेन। कौन थे स्टूडेंट, रोसेन। तो इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1985 में। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा दिया गया था, तो विल्सन के द्वारा दिया गया था। कब, 1986 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग तो जान गए कि ये किसके द्वारा दिया गया था, वर्ड यानी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किस सन में। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी डिफिनीशन, परिभाषा क्या होती है। आप इस वीडियो को बने रहिए, आपको मैं परिभाषा भी अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए परिभाषा। अब हम आ जाते हैं परिभाषा के बारे में। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जैव विविधता में 2 शब्द है, एक जैव है और दूसरा विविधता है, ठीक है। तो जैव का मतलब होता है क्या, जैव का मतलब होता है क्या, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं हमारे इस पृथ्वी पर, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, या तो जीव हो सकता है, या तो वनस्पति हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, जीव हो सकता है, ठीक है, और या तो क्या हो सकता है, वनस्पति, ठीक है। अब ये जो जीव या वनस्पति हैं, ठीक है, इसकी जो अधिकता, क्योंकि विविधता का मतलब क्या होता है, अधिकता या बहुलता, अधिकता या बहुलता, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ये जो स्थान है, ये जो हमारा पृथ्वी है, इस स्थान पर किसी भी स्थान पर जो जैव यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव या वनस्पति,
की जो अधिकता या बहुलता होती है उसी के अध्ययन को जैव विविधता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जो स्थान होता है पृथ्वी पर, जो स्थान होता है पृथ्वी पर, उसी स्थान पर, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी स्थान है उसमें क्या होगा, जीव और उसके चारों ओर वातावरण के जो बायोडाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम बनेगा यानी परितंत्र जो बनेगा, ये जो परितंत्र है इसमें जो जीव होंगे ये कई समुदायों में पाए जाएंगे। जीवों की संख्या में भिन्नता होती है, उनके प्रजातियों में भिन्नता होती है। तो जो किसी भी स्थान पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव या वनस्पति की अधिकता या बहुलता होती है उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बारे में कि जो जैव विविधता है ये कहाँ पाया जाएगा। जैसे कि होता क्या है कि जो जैव विविधता है ये किस स्थान पर संतुलित रहेगा, किस स्थान पर अधिकतम होगा, किस स्थान पर न्यूनतम होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि जो आपका पृथ्वी है ये पृथ्वी के किस स्थान पर न, मतलब किस रेखा पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा कि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा जैव विविधता। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो जैव विविधता है इसकी क्या शर्तें हैं। शर्तें का मतलब क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्थान पर, किसी भी स्थान पर, कि वहां पर जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक है, तो वो शर्त हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैव विविधता के शर्त। ठीक है, तो जैव विविधता की जो शर्त है वो क्या है कि उस किसी भी स्थान पर अगर वर्ष भर, पूरे वर्ष, ठीक है, पूरे वर्ष क्या हो, पूरे वर्ष तापमान अधिक हो, तापमान अधिक हो। ठीक है, फिर इसके बाद और भी शर्त है, पूरे वर्ष यानी हर साल, हर वर्ष वर्षा हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका शर्त है, ये आवश्यक शर्त है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए, जहां पर जैव विविधता किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। ठीक है, तो पूरे वर्ष क्या हो, तापमान अधिक हो, और उसके बाद हर वर्ष न, हर वर्ष यहाँ लिखेंगे, पूरे नहीं, हर वर्ष यानी हर साल, जो मतलब कि वर्षा होती है ये हर साल हो। ठीक है, हर साल हो, पूरे वर्ष नहीं, हर साल हो, और हर साल तापमान भी अधिक हो। ठीक है, तो तापमान अधिक होगा अगर वर्षा भी होगा किसी भी स्थान पर, अगर अधिक वर्षा होगा, अधिक तापमान होगा किसी भी स्थान पर किसी भी समय, तो वहां पर जैव विविधता जो होगी उसकी पाए जाने की जो अधिकता होगी अधिक होगी। तो देखिए अब इसके बारे में जो शर्त है, जैसे कि आप देखते हैं जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन्स जो बने होते हैं, इससे हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर जैव विविधता अधिक होगा और कहाँ पर जैव विविधता कम होगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे हम यहाँ पर हम एक बनाते हैं पृथ्वी, ये हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब जरा आप बताइए मुझे कि यहाँ पर ये जो रेखा है ये कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। और यहाँ पर ये जो रेखा है, ये यहाँ पर एक रेखा होता है 23.5 डिग्री का, और यहाँ पर दूसरा रेखा, यहाँ पर जो नीचे वाला है इस पर भी एक रेखा होता है, कौन सा, 23.5 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा रेखा हो गया कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का। ठीक है, ये 66.5 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ अब देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा का 2 नाम है, इस रेखा का 2 नाम है, एक है भूमध्य रेखा, एक क्या है, भूमध्य रेखा, और दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये पता होगा कि ये रेखा जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कर्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद ये जो 66.5 डिग्री का रेखा होता है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा, या इसी को आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं ना। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको मकर रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं स्टूडेंट, मकर रेखा। और ये जो एक और इसमें बनता है रेखा जो 66.5 डिग्री होता है ना, 66.5 डिग्री। और ये जो 66.5 डिग्री का रेखा होता है इसको हम अंटार्कटिक 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 रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं किसको, 66.5 डिग्री साउथ को। ये जो पोल है, ये जो ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव है, या इसी को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो ये रेखा है मकर और कर्क, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है, और यहाँ भूमध्य रेखा पर भी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लंबवत पड़ता है। यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लंबवत पड़ता है, यानी सीधा पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश इस रेखा इतने रेखा मतलब कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, 23.5 डिग्री जो साउथ रेखा है, इनके बीच सूर्य का प्रकाश जो होता है ये लंबवत पड़ता है। जब लंबवत पड़ेगा तो यहाँ का तापमान जो है, यहाँ का जो तापमान है इसका तापमान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यहाँ पर तापमान क्या होगा, सर्वाधिक तापमान होगा, सर्वाधिक तापमान होगा। अगर हम बात करें कि ये जो रेखा है यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच जो यहाँ पर क्षेत्र है, इस पर जो सूर्य का किरण पड़ेगा ये तिरछा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य तो यहाँ है, सूर्य जो होता है यह एक स्थान पर टिका है और उसी स्थान से प्रकाश किरण निकलेंगे, और यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है इतने क्षेत्र में तिरछा पड़ेगा और इधर जाएगा तो ज्यादा दूरी तय करके जाएगा। तो ज्यादा दूरी तय करके जाएगा तो सूर्य के प्रकाश के किरण में जो ऊष्मा होगी वह क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकाश की किरण ऐसे तिरछा पड़ेगा। तो प्रकाश की किरण जो तिरछा पड़ रहा है जिसके कारण यहाँ पर तापमान कम होता जाएगा, यानी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होगा। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आएगी, वैसे वैसे क्या होगी, टेम्परेचर में कमी आएगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर तो तापमान क्या है, अधिक है, यहाँ पर तापमान अधिक है। और तापमान जब अधिक होगा तो आपको मालूम है कि जल का वाष्पन क्रिया अधिक होगी, जल की वाष्पन दर भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है ये लंबवत पड़ता है, जिसके कारण तापमान कम होता है। और जब तापमान कम होगा तो जल का जो वाष्पीकरण है उसकी दर बढ़ जाएगी, और जब दर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, जल वाष्पित होकर के बादल बनाएंगे, बादल बनाने के बाद वर्षा होगी, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी होगा, और तापमान अधिक होगा वर्षा भी होगा। तो तापमान अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता होगी ये अधिकतम होगी। ठीक है, अब देखिए जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का भी नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को, इस विशेष क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध ना, ये है उष्ण कटिबंध। और उसके बाद ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में थोड़ा सा शीत भी होगा, यानी कि ठंड भी होगा, तापमान कम होगा और तापमान ज्यादा भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बोल देंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या कह देंगे स्टूडेंट, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद यहाँ का जो ये जो क्षेत्र है यानी कि ध्रुवों की ओर जो ध्रुव, और उसके बाद 66.5 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक, या आप बात कर लीजिए आर्कटिक वृत्त के, इनके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत मतलब कि ज्यादा दूरी तय करके आएगा, जिसके कारण ऊष्मा कम होती जाएगी, और ऊष्मा कम होती जाएगी तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये जो अंतिम मतलब कि ये वाला क्षेत्र है इसको हम बोल देंगे शीत कटिबंध। क्या कह देंगे स्टूडेंट, शीत कटिबंध। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध। तो
तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि जो मतलब कि यहाँ पर देखिए जैव विविधता की शर्त हमने आपको क्या बताया कि जहां पर हर वर्ष यानी कि हर साल क्या हो, वर्षा अधिक हो, वर्षा हो और उसके बाद तापमान भी अधिक हो, ठीक है, तो वहां पर सर्वाधिक, वहां पर जो जैव विविधता होगी वो सर्वाधिक होगी, ऐसा हमने आपको बताया। तो यहाँ पर जो उष्ण कटिबंध है, इस उष्ण कटिबंध में वर्षा और साथ ही साथ यहाँ पर जो मतलब कि तापमान है ये भी अधिक है, ठीक है, तो वर्षा और तापमान दोनों अधिक है उष्ण कटिबंध पर, इसीलिए ये जो मतलब कि जैव विविधता होगी इस उष्ण कटिबंध में अधिकतम होगी। और जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर होते जाएंगे, मतलब कि चलते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी, और तापमान में कमी तो वर्षा भी कम होगा, तो जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता की जो दर है वो घटती जाएगी। जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, ये घटती चली जाती है ना। तो भूमध्य रेखा पर जैसे आपसे पूछे कि किस रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है पृथ्वी के, तो पृथ्वी पर जो आपका मतलब भूमध्य रेखा है उस पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है। और जैसे जैसे हम जो भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इस रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैव विविधता कम होती जाती है। और उसके बाद जो जैव विविधता है ये कम क्यों होती जाती है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम होता जाता है और तापमान कम होता जाएगा तो वर्षा भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही इसके शर्त के बारे में हमने आपको बताया, और उसके बाद इसकी परिभाषा जैव विविधता की क्या होती है, और उसके बाद जो शब्द दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो जो जैव विविधता शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया था रोसेन ने 1985 ईस्वी में। और उसके बाद जो व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किया गया था जैव विविधता शब्द का, वो शब्द का प्रयोग विल्सन ने 1986 में किया था। फिर इसके बाद जो जैव विविधता है इसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहले कहते थे, और यह कौन कहते थे, तो रेमंड एफ डैशमैन ने कहा था अपने बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक में, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1968 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर इसके बारे में हमने आपको बताया कि जो जैव विविधता है ये क्या है, तो जैव विविधता दो शब्द जैव और विविधता से, जैव का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु या जीव